हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अर्थक्वेक एंड सीस्मिक वेव्स। सो कंटेंट ऑफ आवर टॉपिक इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की डेफिनेशन जानेंगे, सीस्मिक वेव्स, इसके कारण और इसके टाइप्स, अर्थक्वेक शैडो एरिया क्या होता है, और अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, ईपी सेंटर एंड फोकस। तो बेसिकली जो फोकस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर से अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होती हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। और उसी के सीधा ऊपर जो जगह पर सबसे पहले जो अर्थक्वेक वेव्स हिट करेंगी उस जगह को ईपी सेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो फोकस वो जगह है जहां से अर्थक्वेक वेव्स को एनर्जी मिलती है और फिर अर्थक्वेक वेव्स चारों तरफ रन करती हैं। इस तरीके से अर्थक्वेक वेव्स चारों तरफ रन करती हैं और जहां पर सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स फोकस के जस्ट ऊपर जहां पर पहुंचेंगी वो कहलाता है ईपी सेंटर। ओके, नाउ अर्थ के इंटीरियर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है, ऊपरी क्रस्ट सॉलिड है, इट इज सॉलिड इन स्टेट, और उसके नीचे जो है एस्थीनोस्फीयर है। तो एस्थीनोस्फीयर एक वीक सेक्शन है जिसमें लावा जो है सेमी मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है, और यही रीजन है हमारे अर्थ में भूकंप या वॉल्केनो आने के, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है अर्थक्वेक असल में है क्या। तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि अगर अर्थ में ट्रिमर्स उत्पन्न होते हैं या अर्थक्वेक में हमें शेकिंग महसूस होती है, सिंपली मीन्स द शेकिंग ऑफ अर्थक्वेक ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट्स विच जनरेट्स वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। अगर अर्थक्वेक में कहीं पर कोई फॉल्ट है और वहां से एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी जनरेशन की वजह से वेव्स में तब्दील होकर के वो अर्थ के अलग अलग हिस्सों को इफेक्ट करता है, तो उससे अर्थ में एक कंपन उत्पन्न होता है जिसे सिंपल भाषा में अर्थक्वेक कहते हैं। तो इसकी सीधी सी प्रक्रिया यह होती है कि कहीं पर अगर फॉल्ट है, वो स्लाइड कर गया, उस वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो वेव्स को जनरेट करती है, और वेव्स को जनरेट करने के बाद अर्थ में ट्रिमर्स हमें महसूस होते हैं, अर्थ पर हमें झटके महसूस होते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्थक्वेक वेव्स या सीस्मिक वेव्स कितने तरीके की होती हैं। तो सीस्मिक वेव्स को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अवर बॉडी वेव्स एंड सेकंड वन इज अवर सरफेस वेव्स, ठीक है। तो बॉडी वेव्स वो वेव्स हैं जो अर्थ के अंदर से ट्रेवल करते हैं फोकस से अर्थ की बॉडी में, ओके। और सरफेस वेव्स अर्थ की सरफेस पर मूव करते हैं, नाम से क्लियर है, ठीक है। बॉडी वेव्स जो अर्थ के अंदर ट्रेवल करते हैं और सरफेस वेव्स जो अर्थ की क्रस्ट में ट्रेवल करते हैं। तो बॉडी वेव्स को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स में। तो प्राइमरी वेव्स जो हैं वो सबसे पहले जनरेट होती हैं, सेकेंडरी वेव्स उसके बाद जनरेट होती हैं। सरफेस वेव्स की दो कैटेगरी है, लव वेव्स एंड रेले वेव्स, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है नाउ मूवमेंट ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव्स, ठीक है। तो जो पी वेव्स हैं ये सबसे पहले जनरेट होती हैं, तो क्योंकि ये कंप्रेशनल वेव्स हैं और ये साउंड वेव्स की तरह मूव करती हैं, ठीक है। ये कंप्रेशनल वेव्स हैं और साउंड वेव्स की तरह मूव करती हैं, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के आर पार जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो पी वेव्स हैं वो आसानी से कोर को भेद करके आगे चली जाती हैं, जबकि जो एस वेव्स हैं वो यहीं पर इसी एरिया में ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एस वेव्स और पी वेव्स में, ठीक है। कि पी वेव्स कोर के अंदर एंटर कर जाती हैं क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है, वहीं पर एस वेव्स कोर के लिक्विड को पार नहीं कर पाती और वो क्रॉस सेक्शन नहीं हो पाती हैं, ठीक है। फर्दर एक एक करके हम इन वेव्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पी वेव्स ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है उसी के पैरेलल वाइब्रेशन होता है, मींस ये सिंपल आगे की तरफ और वापस पीछे की तरफ कंप्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। ये वेव्स मेंटल कोर और क्रस्ट तीनों में मूव कर सकती हैं। तो जब यह
कंप्रेशन क्रिएट करेगा आगे या पीछे मूव करके, तो ये रॉक्स की डेंसिटी को चेंज कर देता है। मींस जब आपस में ये कंप्रेस करेगा तो रॉक्स की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, और जब कंप्रेशन अंदर की तरफ होगा तो वो एनर्जी भी बाहर की तरफ रिलीज होगी। तो यहां पर सीधे सीधे अंदर और बाहर की तरफ कंप्रेशन होता है, जैसे कि जब हम किसी स्प्रिंग को पिचकाते हैं या स्प्रिंग पर हम जोर डालते हैं, तो उस तरीके से यहां पर ये वेव्स मूव करती है। तो आई एम सेइंग दैट कि ये वेव साउंड वेव्स की तरह मूव करती हैं, साउंड वेव्स की तरह नहीं है। ठीक है, ये केवल साउंड वेव्स की तरह मूव करती हैं। दूसरा कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनकी वेव लेंथ वो कम होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है आप इस लाइन में देख सकते हैं कि कितनी बार ये अप एंड डाउन कर रहा है, लेकिन इसकी वेव लेंथ जो है वो छोटी है। फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है और वेव लेंथ जो है इसकी छोटी होती है प्राइमरी वेव्स की। ठीक है, तो ये है प्राइमरी वेव्स। अब जैसे कि हम अगर स्प्रिंग में देखेंगे कि स्प्रिंग को हम आगे से पीछे की तरफ कंप्रेस करते हैं, दोनों साइड से जब कंप्रेशन बढ़ जाता है तो एक समय के बाद ये जो इसका जो कंप्रेशन होगा वो डाइवर्ट होगा और ये परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ अपने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लकड़ी है, हम इसको दोनों तरफ से अगर कंप्रेस करेंगे तो ये एक टाइम में इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी और इसका जो मूवमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और इसी तरीके की वेव्स को कहा जाता है ट्रांसफर वेव्स। यहां से जनरेट होती हैं हमारी एस वेव्स। जब कंप्रेशन बढ़ जाता है पी वेव्स में और परपेंडिकुलर मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो यहां से एस वेव्स जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो एस वेव्स जो हैं इनमें जो वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, ठीक है, और इसमें जो मटेरियल का वाइब्रेशन है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये सीर वेव्स भी कही जाती है क्योंकि ये लहरा के अर्थ की तरफ मूव करती हैं। तो ये लाइट वेव्स की तरफ मूव करती हैं। देखिए ये कोर अर्थ के कोर में नहीं जा पाती क्योंकि अर्थ का कोर लिक्विड से बना हुआ है। तो ये जो वेव्स हैं ये सॉलिड में भी पी वेव से इनकी स्पीड कम होती है, तो लिक्विड में तो ये बिल्कुल ही पार नहीं कर पाएंगी एस वेव्स को, सॉरी पी वेव्स को। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारा एस वेव्स और पी वेव्स में। नाउ अगली वेव्स जो सरफेस वेव्स आती हैं, तो ऑगस्टस एडवर्ड हो लव ने इन वेव्स को इन्वेंट किया था, तो डिस्कवर किया था, तो उसकी वजह से इन वेव्स का नाम हम लव वेव्स इनको कहा जाता है। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं क्योंकि ये अर्थ की सतह पर हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं और अर्थ की प्लेट को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ धकेलती हैं, एज यू कैन सी हियर इन पिक्चर। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट की तरफ अर्थ की वेव्स को पुश करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी अर्थ की सतह है, ठीक है, तो जो मूवमेंट होगी वो इस तरीके से होगी, राइट एंड लेफ्ट। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं। इसमें जो वेव लेंथ होती है वो ज्यादा बड़ी होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा ऊपर उठ रही है लेकिन आवृत्ति कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स मानी जाती हैं। रेले वेव्स अगली वेव्स हैं, तो रेले वेव्स जो है लॉर्ड रेले ने इसे डिस्कवर किया था और ये हमारी एल वेव्स से मूवमेंट कम करती हैं, लेकिन ये वाटर की तरह रिपल करती हैं। ये भी एस वेव्स की तरह ही परपेंडिकुलर होती हैं अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से, लेकिन ये वाटर की तरह रिपल करती हैं। जहां पर जो एल वेव्स थी वो राइट और लेफ्ट मूव कर रही थी, वहां पर ये वेव्स अप एंड डाउन मूवमेंट करती हैं। ये अप एंड डाउन मूवमेंट करती हैं जिस तरीके से पानी रिपल होता है। तो एल वेव्स और रेले वेव्स में डिफरेंस ये है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जमीन को ऊपर नीचे करती हैं रेले वेव्स, और एस वेव्स में ये राइट और लेफ्ट मूवमेंट करती हैं। क्लियर है? तो
तो पी वेव्स ही सिर्फ वो वेव्स हैं कि जो अपने डायरेक्शन के साथ ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है, अदर देन सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से। अगला टॉपिक है हमारा कि कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। तो कॉजेज और टाइप्स मैंने यहाँ पे एक साथ ही कैटेगराइज करे हैं, क्योंकि जो कारण है उन्हीं कारण के बेसिस पर हमने अर्थक्वेक को डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी है नेचुरल अर्थक्वेक। तो ज्यादातर जिन एरियाज में वॉल्केनो होते हैं, माना जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शन के बाद अर्थक्वेक आना बहुत एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर से जो लावा बाहर आता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आता है, और वो लावा क्योंकि लिक्विड स्टेट में है तो वो प्रेशर को कंपनसेट नहीं कर पाता या बैलेंस नहीं बना पाता अर्थ की क्रस्ट में। नेक्स्ट थिंग इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक और फॉल्ट अर्थक्वेक। तो जनरली जब भी प्लेट टेक्टोनिक, हमने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी में पढ़ा कि 7 प्लेट हैं हमारे अर्थ में और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो जब भी ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या इन प्लेट्स में मूवमेंट होती हैं, तो बेसिकली जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो इनमें फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं इस तरीके से कुछ, जैसे कि हिमालय बन गया था जब हमारा गोंडवाना लैंड प्लेट, ठीक है, और हमारे चाइनीज प्लेट, ये दोनों मिले थे तो हिमालय का डेवलपमेंट हुआ था। साथ में कुछ फॉल्ट्स इस तरीके से, फॉल्ट लाइन इस तरीके से डेवलप हो गई थी हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। तो जब भी इन फॉल्ट लाइंस में फ्रिक्शन होता है या ये स्लाइड करती हैं तो छोटे छोटे अर्थक्वेक हमें महसूस होते हैं, जैसे कि रिसेंटली दिल्ली और मध्य प्रदेश और राजस्थान के एरियाज में कुछ जगह अर्थक्वेक महसूस किए गए। नेक्स्ट है आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक। ठीक है, वेन एवर द इक्विलिब्रियम ऑफ आवर अर्थ इज डिस्टर्ब्ड। ओके, अब हमारी अर्थ पर अलग अलग किस्म के लैंडफॉर्म है, कहीं पर पहाड़ हैं, ठीक है, कहीं पर प्लेट्यू हैं, तो कहीं पर प्लेन एरियाज हैं, इनका अलग अपना अपना वेट है। तो जब भी आइसोस्टैटिक हमारी अर्थ का बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो एक जो भारी सतह है, ठीक है, वो कंपनसेट करने की कोशिश करती है हल्की सतह के साथ में इक्विलिब्रियम मैनेज करने के लिए, और उसी मैनेजमेंट के दौरान अर्थक्वेक भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लूटोनिक अर्थक्वेक। तो प्लूटोनिक रॉक्स आपने जैसे सुने होंगे, प्लूटोनिक अर्थक्वेक तब होते हैं जब बहुत डीप फोकस हो अर्थक्वेक का, बहुत ज्यादा गहरी जगह पर अर्थक्वेक का फोकस हो, तो उसे प्लूटोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। अब आर्टिफिशियल चीजों को भी जान लेते हैं कि जब हम किसी सेंसिटिव फॉल्ट या किसी सेंसिटिव प्लेट बाउंड्री पर माइनिंग करने की कोशिश करते हैं, उस समय हम अर्थ के इक्विलिब्रियम को डिसबैलेंस करते हैं और तब भी अर्थक्वेक आते हैं। या कहीं पर कोई बहुत बड़ा लैंड डैम रिजर्वर है, जिसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है कोयना डैम इन महाराष्ट्र, ठीक है, गोदावरी रिवर की बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और वहां पर डैम बनाने के कारण वहां पर भी अर्थक्वेक आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स और रीजंस थे हमारे अर्थक्वेक आने के। नाउ अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से आज तक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आए हैं जिससे हम सीस्मिक वेव्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिक्टर स्केल, ये 1 से 9 रन करती है। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। इट शोज द मैग्नीट्यूड of Richter of earthquake magnitude as well as energy released, एनर्जी और मैग्नीट्यूड को शो करता है रिक्टर स्केल, ठीक है। और हर एक लेवल का जो ताकत है वो 10 टाइम ज्यादा शेकिंग प्रोड्यूस करता है अपने लोअर लेवल से। फॉर एग्जांपल अगर 8 रिक्टर स्केल से 9 रिक्टर स्केल पे जाना है तो शेकिंग का अमाउंट 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो 33 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो रिक्टर स्केल जो है वो 1 से 9 तक रन करती है। अगला इंस्ट्रूमेंट, अगला हमारे पास आता है मॉडिफाइड
मिरेकली स्केल, ठीक है, या ये क्योंकि इटालियन लफ्ज है तो इस ये वहां पर मेरिकली और मार्सिली स्केल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्केल है ये इंटेंसिटी को दिखाता है। याद रखिएगा कि रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड और एनर्जी को शो कर रहा था, ये इंटेंसिटी को शो करता है अर्थक्विक के जो डैमेज है, जो डैमेज अर्थक्विक करता है उसकी कैपेसिटी को ये दिखाने की कोशिश करता है, उसकी इंटेंसिटी को दिखाने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन हमेशा क्लियर रखिए कि क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं कि जो कौन सी स्केल इंटेंसिटी को शो करता है। तो यहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नंबर्स में तो रिक्टर स्केल भी शो कर रहा है, बट नहीं, मार्सिली स्केल शो करता है इंटेंसिटी को और रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। हालांकि जो मार्सिली स्केल है वो 10 तक डिवाइड होती है, लेकिन मॉडिफाइड मार्सिली स्केल आगे जाकर के 12 कैटेगरीज में डिवाइड हो रही है और ये रिक्टर स्केल्स के हिसाब से है, ठीक है, इट्स कंपैरिजन टू रिक्टर स्केल। नेक्स्ट इज सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ इस तरीके का होता है, जब भी अर्थ में हॉरिजॉन्टल या मूवमेंट होता है तो ये जो पेन है ये इस कागज पे इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर देता है। तो ये अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करता है और डायरेक्शन को ड्रॉ करता है। तो ये हमारे पास सामने सारे वेव्स के जो डेटा है उनको ड्रॉ करके देता है, ठीक है। तो सीस्मोग्राफ बेसिकली सीस्मिक वेव्स को रीड करने का और बनाने का काम करता है। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पी वेव शैडो एरिया और एस वेव शैडो एरिया क्या है। तो शैडो जोन बेसिकली सिंपल भाषा में कहूं तो शैडो जोन एरिया वो एरियाज हैं जहां पर अर्थक्वेक महसूस नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ईपी सेंटर है, ठीक है, तो जो पी वेव्स हैं क्योंकि ये कोर को पार कर जाती हैं तो ये 105 या 103 या 100 डिग्री, हम इसको मोटे मोटे तौर पर अगर इफ आई गो विद एनसीईआरटी तो इन द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी 103 डिग्री इज ड्रॉन, बट इसको 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के जो बीच का एरिया है वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी वेव्स नहीं दिखाई महसूस होती हैं ईपी सेंटर से, ठीक है। ये ईपी सेंटर है अगर, और अगर ये फोकस है या ईपी सेंटर है तो इससे 105 डिग्री और 145 डिग्री तक बीच में, भले ही यहाँ पे पी शैडो जोन लिखा हुआ है, पी वेव शैडो जोन लिखा हुआ है, यहाँ पे एस वेव्स भी महसूस नहीं होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एस वेव जोन। तो क्योंकि एस वेव्स बिल्कुल कोर के अंदर तो एंटर कर ही नहीं सकती तो ये यहीं से खत्म हो जाती हैं। तो 105 डिग्री या 103 डिग्री के बाद या 100 डिग्री के अप्रोक्सीमेट बाद और इसके आगे तक यहाँ पर आपको एस वेव्स नहीं महसूस होंगी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो अर्थक्वेक अगर ओशियन में आता है तो इट इज ऑब्वियस कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होंगे ना, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होंगे। बट अगर हमें इसको लॉजिकली और इसको हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें तो ओशियन में आएगा तो भाई ये सुनामी वेव्स को जनरेट करता है। माउंटेन्स में आता है तो ये लैंडस्लाइड क्रिएट कर देगा, और प्लेन्स में होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट या फॉल्ट स्क्रैप क्रिएट कर देगा। नाउ दीज आर द सीस्मिक जोन ऑफ आवर इंडिया। तो 5 जोन में हमने इसे डिवाइड किया है। ज्यादातर आप देखेंगे तो ये भुज के इलाके और शिवालिक के एरियाज में जो आते हैं, हिमालय के एरियाज में आ रहे हैं, ये जोन 5 है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। उसके बाद जोन 4, जोन 2 एंड जोन 3। तो अपने एरियाज को आप समझें और उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं घरों के। वर्ल्ड की बात करें तो बिकॉज रिंग ऑफ फायर इज दिस, यहाँ पे जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंटली ये फिलीपीन साइड में जो प्लेट बाउंड्री है, जो ऑस्ट्रेलियन साइड में प्लेट बाउंड्री है, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। अदर देन दिस अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज, ये दुनिया की सबसे लंबी ओशियनिक रिज है, ये हो गया। और अल्पाइन माउंटेन बाउंड्रीज ऑफ हिमालय, और यहाँ पर जितनी भी माउंटेन बाउंड्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रह जाती है वो है कि फॉल्ट इज हियर, एंड जो दरार हमें ज़मीन पे नज़र आती है इसे फॉल्ट स्क्रैप कहते हैं, ठीक है।
So this was all about earthquake. For more videos, like, share and subscribe my channel, and also hit bell icon for more videos. Thanks for listening.